एक ट्रक ड्राइवर के साथ प्रैंक करने के बाद दो भाइयों का पीछा एक डरावना ट्रक करता है। ये ट्रक हर तरीका अपनाता है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। कहानी की शुरुआत में हमें लुइस थॉमस नाम का एक युवा लड़का दिखाया जाता है जो कोलोराडो से पढ़ाई खत्म करके कैलिफोर्निया जा रहा होता है। वहाँ वह अपने दोस्त डैनी के साथ एक फ्लैट में रहता है। एक रात लुइस अपनी बचपन की दोस्त वेना से फोन पर लंबी बातचीत कर रहा होता है। तभी वेना बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर लुइस बहुत खुश हो जाता है और वेना को रोड ट्रिप पर चलने का ऑफर देता है, जिसे सुन वेना मान जाती है। अब सिर्फ उसे एक कार खरीदनी होती है। फिर लुइस एक पुरानी कार देखता है जो एक क्लासिक मॉडल होती है और उसमें सिर्फ पिछली लाइट टूटी होती है, बाकी सब ठीक होता है। सब तैयारी होने के बाद लुइस सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में वह अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि वह कोलोराडो वापस जा रहा है। माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह बताती है कि लुइस का बड़ा भाई फुलर फिर से शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण पुलिस के पास पकड़ा गया है। अब लुइस को अपनी ट्रिप रोकनी पड़ती है और लेक सिटी जाकर फुलर की जमानत करानी पड़ती है। फिर फुलर को छोड़ दिया जाता है। भले ही फुलर ने कई सालों से अपने छोटे भाई लुइस को नहीं देखा था, लेकिन दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में घर लौटने के लिए निकलते हैं। लेकिन फुलर बहुत बातूनी और थोड़ा परेशान करने वाला होता है। वह जब वेना के बारे में बार बार बात करता है तो लुइस को गुस्सा आने लगता है। एक बार लुइस कार को सड़क से हटाकर एक खेत में ले जाता है और अपने भाई से कहता है कि वह अपनी हद में रहे। फिर दोनों आगे सफर पर निकलते हैं और एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी लुइस वेना को फोन करके बताता है कि वो थोड़ी देर में पहुंचेगा। इसी बीच फुलर लुइस की मंजूरी के बिना कार में एक नया उपकरण लगा देता है। यह एक रेडियो कम्युनिकेटर होता है जिससे दूसरे ट्रक ड्राइवरों से बात की जा सकती है। फिर फुलर मस्ती करना शुरू कर देता है और नकली आवाज में लोगों से बात करने लगता है और जबरदस्ती लुइस को भी इसमें शामिल कर लेता है। भले ही लुइस नहीं चाहता, लेकिन लुइस भी मजाक में शामिल हो जाता है। वे रेडियो पर एक ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं जो अपना नाम रस्टी नेल बताता है। दोनों भाई लुइस की नकली लड़कियों वाली आवाज में बात करते हैं और अपना नाम कैंडी केन बताते हैं। ये मजाक कुछ देर तक अच्छा चलता है, लेकिन रास्ते में कभी कभी रेडियो सिग्नल बंद हो जाता है। इसी कारण वे रात में मस्ती बंद करने का फैसला करते हैं और रात को लुइस एक होटल में रुकने का प्लान बनाता है। होटल पहुंचने पर फुलर रिसेप्शन पर कुछ काम से चला जाता है। वहां वह देखता है कि एक आदमी जो सूट पहने होता है वह होटल के रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा है और वह इतने गुस्से में होता है कि होटल के रिसेप्शनिस्ट को डांटने के अलावा फुलर को भी दरवाजे पर धक्का मार देता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। लुइस ये सब दूर से देखता है और अपने भाई की चिंता करने लगता है, लेकिन तब चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। जब रेडियो पर फिर से रस्टी नेल की आवाज आती है, वह शरारत को अनदेखा करने के बजाय फिर से बात करने लगता है और दूसरी ओर अब फुलर उस गुस्सैल आदमी से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो लुइस को मना लेता है कि वे फिर से रस्टी नेल के साथ मजाक करें ताकि रस्टी नेल होटल में आए, लेकिन इस बार वो उसे उस आदमी के कमरे की लोकेशन देता है ताकि वो उसे परेशान करे। फिर लुइस लड़की की आवाज में रस्टी नेल को बताता है कि वह उसका इंतजार कर रहा है और उसे वही रूम नंबर देता है जिसमें वो गुस्से वाला आदमी रह रहा होता है। फिर कुछ घंटों बाद आखिरकार रस्टी नेल होटल आता है और उस गुस्सैल आदमी के कमरे के पास जाता है और दूसरी ओर दोनों भाई लुइस और फुलर दीवार के पास चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनने लगते हैं। वे इंतजार करते हैं कि उस गुस्से वाले आदमी की क्या प्रतिक्रिया होगी। जब वह रस्टी नेल से मिलेगा तभी उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी को चोट लगी हो या कुछ गिरा हो। फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, जिसे सुन दोनों भाई डर जाते हैं कि कहीं उनकी मस्ती की वजह से कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसलिए लुइस होटल के रिसेप्शन पर कॉल करता है और कहता है कि वो पास वाले कमरे की जांच करें, लेकिन कुछ मिनट बाद रिसेप्शन वाला फिर से कॉल करके कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लुइस को अब भी शक रहता है। अगले दिन लुइस नहाकर होटल छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि बाहर एक पुलिस वाला उसके भाई फुलर से कुछ पूछताछ कर रहा है। वह पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर पुलिस वाला बताता है कि जो आदमी तुम्हारे रूम के पास वाले कमरे में रह रहा था वह अब सड़क पर बुरी हालत में घायल मिला है। इसीलिए पुलिस को शक है कि इस घटना में ये दोनों भाई शामिल हो सकते हैं, जिस कारण पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में लुइस और फुलर उस आदमी को बेहोश हालत में देखते हैं और उसका निचला जबड़ा तक नहीं होता। ये देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और अपने मजाक पर पछताते हैं। फिर लुइस पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है कि उन्होंने रेडियो पर रस्टी नेल नाम के ट्रक ड्राइवर से मजाक किया था, जिससे ये सब हुआ। अब शेरिफ उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाता है ताकि वे उस आदमी के बारे में और जानकारी दे सकें, लेकिन इन्हें सिर्फ उसका कोड नाम पता होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। फिर शेरिफ गुस्से में आकर दोनों भाइयों से कहता है कि वे जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़ दें और उन्हें वापस होटल भेज देता है। लुइस अब फुलर की शरारतों से परेशान हो चुका होता है और कहता है कि वो अब और उसका साथ नहीं देगा। वो फुलर से कहता है कि वह उसे नेक्स्ट स्टेशन पर छोड़ देगा, फिर अकेले अपनी यात्रा पूरी करना। अब दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती और दोनों फिर से सड़क पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है लुइस को फिर से रस्टी नेल का फोन आता है। रस्टी नेल फिर से कैंडी केन के बारे में पूछता है, वही नकली नाम जिससे लुइस ने लड़की बनकर उससे बात की थी। लुइस अब तय करता है कि वह सच बता देगा कि यह सब सिर्फ एक मजाक था, लेकिन तभी
तभी फुलर फिर से बीच में टोकता है और रस्टी नेल को भड़काने लगता है। वो कहता है कि तुम पागल हो क्योंकि तुमने होटल में उस आदमी के साथ जो किया वो गलत था। जिसे सुन रस्टी नेल फोन पर कहता है कि उसे सब पता है, दोनों भाई किस कार में हैं और उनकी कार की पिछली लाइट टूटी हुई है। तभी एक बड़ा ट्रक सड़क पर दिखाई देता है, जिसे देख लुइस और फुलर घबरा जाते हैं। लेकिन अब उनकी हालत और भी बिगड़ जाती है क्योंकि उनकी कार में अब पेट्रोल लगभग खत्म हो गया होता है। उन्हें मजबूरी में पास के पेट्रोल पंप की ओर जाना पड़ता है। फुलर पेट्रोल भराने लगता है जबकि लुइस पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सब कुछ रिपोर्ट करता है। तभी एक बर्फ से भरा ट्रक उसी पेट्रोल स्टेशन पर आकर रुकता है जहां वे दोनों भाई खड़े होते हैं। ट्रक से एक अजीब आदमी बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक लोहे की छड़ी होती है। ये देखकर दोनों भाई डर जाते हैं। फिर वो आदमी स्टोर के अंदर चला जाता है और लुइस की तरफ आने लगता है। लुइस डर के मारे शेरिफ से बात भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये आदमी रस्टी नेल है। लुइस घबराकर तेजी से पेट्रोल के पैसे देता है और फुलर के साथ जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन वो आदमी भी तुरंत अपने ट्रक की तरफ भागता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लुइस एक नजदीकी सड़क पर मुड़ जाता है लेकिन जल्दी में सड़क के अंत का बोर्ड नहीं देख पाता। जैसे ही वे सड़क के आखिरी छोर तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आगे रास्ता नहीं है। तो वे एक खेत की तरफ मुड़ जाते हैं लेकिन वो बर्फ वाला ट्रक अब भी ठीक उनके पीछे होता है। तभी लुइस और फुलर जितनी तेज हो सके उतनी तेज कार चलाता है लेकिन जल्दी ही एक खेत के गेट पर पहुंच जाते हैं जो कि बंद होता है। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी ट्रक रुकता है और ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है और जोर से लुइस पर चिल्लाता है। लुइस और उसका भाई हैरान रह जाते हैं कि उसे लुइस का नाम कैसे पता चला। लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर सच बता देता है कि वो तो सिर्फ लुइस का क्रेडिट कार्ड वापस करने आया था जो पेट्रोल का भुगतान करते समय गलती से वहीं छूट गया था। फुलर उससे पूछता है कि फिर उसने हाथ में लोहे की छड़ी जैसी चीज क्यों पकड़ी हुई थी, जिस पर ड्राइवर जवाब देता है कि वो लोहे की छड़ी नहीं थी बल्कि सिर्फ टायर की हवा मापने वाला गेज उपकरण था। अब दोनों भाइयों को सारी बात समझ में आ जाती है और डर खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब वह रेडियो वाला डरावना आदमी उनका पीछा नहीं करेगा। फिर वे ट्रक ड्राइवर को अलविदा कहते हैं और सड़क पर वापस जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रक वाला आदमी मुड़ने की कोशिश करता है, अचानक एक बहुत बड़ा ट्रक तेजी से आता है और उसका ट्रक टक्कर से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर लुइस और फुलर फिर डर जाते हैं और जल्दी से अपनी कार में बैठकर खेत की तरफ भागते हैं। लुइस खुले मैदानों से होते हुए ट्रक से आगे निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रक लगातार उनका पीछा करता रहता है। तभी फुलर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब वो ट्रक बहुत ही करीब आ चुका होता है, इसीलिए लुइस एक खतरनाक मोड़ लेने का फैसला करता है। वह कार को तेजी से सड़क के दूसरी ओर मोड़ता है। ये चाल कुछ देर के लिए काम करती है लेकिन फिर उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और कार का एक पहिया मिट्टी में फंस जाता है जिससे वे कार बाहर नहीं निकाल पाते। लेकिन सौभाग्य से लुइस और फुलर को कोई चोट नहीं लगती। वे कार में फंसे रह जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड बाद वही डरावना ट्रक वहां पहुंच जाता है और धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तभी लुइस भी कार को वहां से निकालने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ट्रक उनकी कार को पेड़ की तरफ दबाने लगता है और उनकी कार ट्रक की ताकत से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसका ढांचा दबने लगता है और शीशा टूटने लगता है। जब लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो फुलर रेडियो उठाकर ट्रक वाले से माफी मांगता है। वह कहता है कि यह सब बस एक मजाक था। डरावनी बात यह होती है कि ट्रक चालक भी शांत आवाज में कहता है कि मैं भी बस मजाक कर रहा हूँ। फिर वह अपना ट्रक पीछे ले जाता है और लुइस और फुलर को अकेला छोड़कर चला जाता है। दोनों भाई डरे हुए और सदमे में होते हैं। फिर एक और दिन खत्म होता है। अगले दिन लुइस अपनी टूटी हुई कार को गैरेज में ले जाता है ताकि उसकी मरम्मत हो सके। जब मैकेनिक काम कर रहे होते हैं तो लुइस अपने भाई फुलर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन अब फुलर पहले से ज्यादा सीरियस हो गया है और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। फिर कुछ सेकंड बाद दोनों कोलोराडो के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में फुलर कार में रखा रेडियो निकालता है और उसे सड़क पर फेंक देता है। फिर कई घंटों बाद लुइस अपने ठिकाने पर पहुंचता है और वेना से मिलता है जो उसके आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों कार के पास जाते हैं। फुलर जो वेना को बहुत समय पहले से जानता था वह उसे अपनी पसंद जाहिर करता है। फिर वे तीनों एक साथ सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन तभी वेना की दोस्त चार्लोट अपनी कार से वहां से गुजरती है। फुलर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती और अपने रास्ते चली जाती है। इसके बाद तीनों अपनी छुट्टियां मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे नेब्रास्का पहुंचते हैं तो वेना गाड़ी चलाने लगती है ताकि दोनों भाइयों को थोड़ा आराम मिल सके। वह लुइस को एक टोपी गिफ्ट करती है और यात्रा पर साथ देने के लिए उसे धन्यवाद देती है। इसके बाद तीनों लोग यात्रा करते रहते हैं जब तक कि वे एक शहर के होटल में रुकने और रात बिताने का फैसला नहीं कर लेते। लेकिन उनकी रात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद वे मस्ती करने के लिए पास के एक बार में चले जाते हैं और वेना सबके लिए ड्रिंक्स लेने बार काउंटर पर जाती है। उसी समय एक लड़का जो वहां बैठा था वह वेना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जब उसे समझ आता है कि वेना उसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो वह उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और सबके सामने उसका अपमान करता है। यह देखकर लुइस तुरंत वेना की मदद करने आता है लेकिन यह लड़का और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। तभी फुलर
भी बीच में आता है और मामला और बड़ा होने से पहले सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। बाद में फुलर वेना को उसके कमरे तक छोड़ देता है। वह अब वेना की ओर आकर्षित होने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुइस वहां आ जाता है और उसे कुछ पता नहीं होता कि अभी क्या हुआ था। फिर वेना अपने कमरे में चली जाती है और दोनों भाई अपने कमरे में वापस लौट आते हैं। लुइस इस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी चुका होता है, इसलिए वह सीधे बिस्तर पर जाकर सो जाता है। लेकिन फुलर जो अपने कमरे में बोर हो रहा था, वह वेना के पास जाने का फैसला करता है। वेना उसे अंदर आने और थोड़ी देर साथ बैठकर कुछ पीने के लिए कहती है, जिस पर फुलर मान जाता है। उधर लुइस अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी फोन की घंटी बजती है और वह हड़बड़ाकर उठ जाता है। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं होता। वह फोन उठाता है। दूसरी तरफ वही रस्टी नेल होता है जो लुइस पर आरोप लगाता है कि उसने लड़की बनकर उसके साथ मजाक क्यों किया था और कहता है कि उसने अभी फुलर को एक लड़की के साथ दूसरे कमरे में जाते हुए देखा है। यह सुनकर लुइस घबरा जाता है। वह बिना देर किए वेना के कमरे की ओर दौड़ता है और बिना यह पूछे कि फुलर यहाँ क्या कर रहा है, उसे तुरंत चेतावनी देता है कि अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है, क्योंकि रस्टी नेल अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वेना इस बात से बहुत हैरान और उलझन में होती है। तब लुइस उसे समझाता है कि उन्हें वहां से तुरंत निकलना होगा। शुरुआत में वेना जाना नहीं चाहती, लेकिन तभी उसके कमरे में भी फोन की घंटी बजती है। अब लुइस और फुलर को यकीन हो जाता है कि रस्टी नेल उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। तीनों जल्दी से बाहर कार की तरफ भागते हैं। फुलर कार चलाने लगता है और तेजी से गाड़ी भगाता है। रास्ते में लुइस उसे वेना को लेकर हुई बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फुलर सड़क किनारे लगे बोर्ड्स पर लिखे हुए शब्दों को नोटिस करता है। जब वो शब्द मिलाकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, ट्रंक में देखो। ये देखकर फुलर अचानक कार रोक देता है और फिर तीनों मिलकर कार का ट्रंक चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें डर होता है कि अंदर कुछ डरावना हो सकता है, लेकिन जब वे ट्रंक खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें वही रेडियो पड़ा है जिसे फुलर ने पहले सड़क पर फेंक दिया था, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर वे उस रेडियो को दोबारा कार में लगाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब रस्टी नेल कॉल करेगा। फिर थोड़ी ही देर में वह फिर से संपर्क करता है और रस्टी नेल बताता है कि उसे वेना के बारे में सब कुछ पता है और साथ ही उसने उसकी दोस्त चार्लोट को भी पकड़ लिया है। रेडियो में तीनों उसकी चीखें सुनते हैं। तब लुइस रेडियो उठाकर पूछता है कि वह आदमी आखिर चाहता क्या है। फिर वह कहता है कि वह चाहता है कि तीनों ट्रक पार्किंग में आकर मुझसे मिलें। फिर कई घंटों बाद वे वहां पहुंचते हैं और रस्टी नेल दोबारा संपर्क करता है। इस बार वह तीनों के साथ खेल खेलने का मन बनाता है। वह वेना से कहता है कि वह कार में ही रुकी रहे और लुइस और फुलर को बिना किसी हिचकिचाहट के पास के रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। फिर दोनों भाई उसकी बात मानते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहां मौजूद लोग या तो उन पर हंसते हैं या उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन दोनों रस्टी नेल की हर बात मानते रहते हैं। आखिरकार जब रस्टी नेल को लगता है कि उसने मजे ले लिए तो वह वेना से कहता है कि अब वह लुइस और फुलर को कार में वापस आने को कह सकती है। इसके बाद वह तीनों को आदेश देता है कि वे रात के समय अपनी कार को मकई के खेतों के बीच पार्क करें, जिस पर तीनों उसकी बात मान लेते हैं। फिर वह रेडियो पर दोबारा संपर्क करता है और उन्हें कार से बाहर निकलकर सड़क पर चलने का आदेश देता है। तीनों बाहर आ जाते हैं और अगला आदेश मिलने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ा ट्रक अचानक सामने आ जाता है और सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फुलर लुइस और वेना से कहता है कि वे मकई के खेत की ओर भाग जाएं। तीनों भागने लगते हैं और ट्रक भी तेजी से उनका पीछा करता है। वे लोग खेत में छिपने में कामयाब हो जाते हैं। तभी ट्रक की रोशनी चालू हो जाती है और रस्टी नेल उनकी तलाश शुरू कर देता है। तीनों भागते रहते हैं, लेकिन जब वे मकई के खेत से बाहर निकलते हैं तो रस्टी नेल उन्हें खोज लेता है। फिर वह अपने ट्रक को तेजी से उनकी तरफ दौड़ाता है और लग रहा होता है कि वह उन्हें कुचल देगा, लेकिन ठीक समय पर तीनों एक सड़क के बीच बने गड्ढे में कूद जाते हैं और ट्रक उन्हें बिना चोट पहुंचाए आगे निकल जाता है। जब वे उस गड्ढे से बाहर आते हैं तो तीनों अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। वेना और लुइस एक तरफ भागते हैं जबकि फुलर दूसरी ओर चला जाता है। ट्रक वेना और लुइस का पीछा करता है। भागते समय लुइस रास्ते में वेना को खो देता है। तभी अचानक ट्रक रुक जाता है और उसमें से बहुत तेज आवाज में पुराना शास्त्रीय संगीत बजने लगता है, जिसकी आवाज पूरे मकई के खेत में गूंजती है। फिर रस्टी नेल ट्रक से बाहर आता है और तीनों का पैदल पीछा करने लगता है। ये सब देखकर फुलर अपने भाई लुइस को ढूंढने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ता है, जो इस वक्त वेना की तलाश कर रहा होता है। तभी वेना दोनों को आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से रस्टी नेल उसे ढूंढ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने ट्रक में बैठा लेता है। तभी लुइस देखता है कि रस्टी नेल का ट्रक दूर जा रहा है और उसे डर लगने लगता है कि शायद वेना को कुछ हो गया है। फिर थोड़ी देर खोजने के बाद लुइस फुलर से मिलता है, लेकिन उन्हें पूरे मकई के खेत में वेना का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर अचानक वे दोनों वेना की चीखें सुनते हैं। वे दौड़कर उस दिशा में जाते हैं जहां से आवाज आ रही थी और वहां उन्हें कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। जब वे पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार जल रही है। उसी समय रेडियो से आवाज आती है जहां वेना और चार्लोट मदद के लिए चिल्ला रही होती है। लुइस जल्दी से कम्युनिकेटर उठाता है और रस्टी नेल से कहता है कि वो जो भी कहेगा वह वही करेंगे, बस वेना को कोई नुकसान न पहुंचाए। रस्टी नेल अब वही मजाक दोहराने का फैसला करता है जो दोनों भाइयों ने उसके साथ पहले किया था। वह उन्हें कहता है कि होटल के रूम नंबर 17 में मिलो, लेकिन होटल का नाम या पता नहीं बताता। साथ ही वह
उनके लिए गुलाबी शैंपेन की एक बोतल भी वहीं छोड़ देता है। आखिर में रस्टी नेल उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे दोनों आधी रात तक वहां नहीं पहुंचे तो वेना और चार्लोट को वह मार देगा। तभी लुइस उसकी शर्तें मान लेता है और तय करता है कि वो हर आदेश का पालन करेगा। लेकिन रस्टी नेल उन्हें आसान रास्ता नहीं देना चाहता, इसीलिए वह कार को आग लगाने के अलावा कार की फ्यूल पाइप भी काट देता है, जिससे पेट्रोल बहने लगा और आग पूरी कार में फैल जाती है। जिसे देख फुलर ने तुरंत अपने भाई को बाहर खींच लिया और कार में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही दोनों मकई के खेत में जाकर छिप गए। अब उनके पास न तो कार थी और न ही कोई सवारी। दोनों भाई अकेले ही सड़क पर दौड़ते हुए शहर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन शहर अभी भी 11 किलोमीटर दूर था। तभी रास्ते में उन्हें एक बियर बार दिखाई देता है, जहां फुलर ने पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी चुराने का फैसला किया। फिर कुछ देर खोजने के बाद उसे एक ट्रक मिला जिसका दरवाजा खुला हुआ था। फुलर ने ट्रक को हॉट वायर करके स्टार्ट करने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद वह ट्रक चालू करने में कामयाब हो गया। अब दोनों भाई ट्रक लेकर वेना को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। उधर वेना होटल के कमरे में एक कुर्सी से बंधी हुई है और रो रही होती है। वह दीवार पर एक घड़ी देखती है जिसमें रात के 12 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। इसी बीच लुइस और फुलर शहर पहुंचते हैं और हर होटल में वेना को ढूंढने लगते हैं। हालांकि उनकी कोशिशें बेकार जाती हैं और समय तेजी से निकलता जा रहा है। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, रस्टी नेल वेना की ओर बंदूक तान देता है। वह बंदूक को दरवाजे के हैंडल से एक रस्सी के जरिए जोड़ देता है। जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा, ट्रिगर दबेगा और वेना को गोली लग जाएगी। रात के 12 बजे में अब सिर्फ 1 मिनट बचा है और दोनों भाइयों को अब भी नहीं पता कि वेना कहाँ है। तभी उन्हें दूर एक और सड़क किनारे होटल दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि यही सही जगह हो सकती है। वे होटल में जाते हैं और देखते हैं कि कमरा नंबर 17 का दरवाजा खुला है। जब वह अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कमरा खाली है, तभी फोन बजता है। जब वे फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ रस्टी नेल होता है। वह कहता है कि वह अगले कमरे में है और दीवार के आर पार सब सुन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों ने पहले मेरे साथ मजाक किया था। फिर लुइस फोन पर बात करता रहता है और फुलर से कहता है कि वह पीछे जाकर देखे कि कमरे में क्या हो रहा है। फुलर उसकी बात मानता है और स्टोर रूम से होकर पीछे जाता है। वह एक खिड़की से झांकता है और वेना को कुर्सी से बंधा हुआ देखता है, लेकिन बदकिस्मती से रस्टी नेल उसे देख लेता है और खिड़की के पास जाकर उसे अंदर खींच लेता है। वह चाहता है कि वेना उस लड़की को देखे जिसे उसने मार डाला है। उधर लुइस अगले कमरे से आवाजें सुनता है और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ता है। उसे नहीं पता होता कि रस्टी नेल दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सौभाग्य से फुलर समय पर खुद को आजाद कर लेता है और लुइस को दरवाजा न खोलने के लिए चिल्लाता है। इस वजह से वेना की जान बच जाती है, लेकिन फुलर की किस्मत खराब होती है। भागते समय वह लोहे की एक पाइप पर गिर जाता है जो उसके पैर में घुस जाती है। तभी लुइस अपने भाई की मदद करने के लिए दौड़ता है और जब वह होटल के पीछे पहुंचता है तो देखता है कि पाइप उसके पैर में फंसी हुई है। इसी बीच रस्टी नेल वहां से भाग जाता है, लेकिन वह ट्रक लेकर भाइयों की तरफ वापस आता है। उसी वक्त पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और उन्हें पता चलता है कि होटल का सुरक्षा गार्ड मारा गया है। पुलिस संदिग्ध को पकड़ने के लिए एक एक कर कमरों के दरवाजे खोलने लगती है। दूसरी ओर लुइस कई कोशिशों के बाद फुलर के पैर में फंसी हुई पाइप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के कमरे में घुसने की आवाज आती है और वे वेना के लिए घबरा जाते हैं। लुइस तुरंत पीछे की खिड़की की ओर भागता है। वह देखता है कि पुलिस दरवाजा खोलने वाली है तो वह वेना की कुर्सी के साथ गिर पड़ता है और अपनी दोस्त को गोली लगने से बचा लेता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रक अब फुलर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तभी लुइस अपने भाई की चीखें सुनता है और बंदूक की धमकी के बावजूद उसे बचाने दौड़ पड़ता है। पुलिस अधिकारी भी उसके पीछे दौड़ते हैं। तब लुइस उन्हें बताता है कि असली अपराधी ट्रक चला रहा है और वो उन्हीं की तरफ आ रहा है। तभी पुलिस तुरंत अपनी बंदूकें निकालती है और ट्रक की विंडशील्ड पर गोलियां चलाती है, लेकिन ट्रक नहीं रुकता, इसलिए उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है और दोनों आखिरी सेकंड में ट्रक से दूर कूद जाते हैं। ट्रक होटल के कमरे से टकरा जाता है और कमरे को पूरी तरह तोड़ देता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। इसके बाद पुलिस ट्रक के अंदर झांकती है और देखती है कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है। वहीं उसके पास चार्लोट भी होती है जो अभी जिंदा होती है। फिर कुछ घंटों बाद एम्बुलेंस आकर सभी की मदद करती है। लुइस एक पुलिस वाले से पूछता है कि ट्रक चला कौन रहा था। पुलिस वाला बताता है कि जोन्स नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जो बर्फ की सप्लाई करने वाली कंपनी में काम करता है। तभी लुइस को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसका क्रेडिट कार्ड वापस किया था। उसे शक होता है कि असली खलनायक रस्टी नेल ने जोन्स को मार डाला और उसके शव को ट्रक में डाल दिया। जल्द ही उसका शक सही साबित होता है। जब वह एम्बुलेंस के रेडियो पर उसी रस्टी नेल की आवाज सुनता है तो इससे साबित होता है कि रस्टी नेल अब भी जिंदा है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।